morning friends, this is Vikas and welcome to my channel मैथ्स से लर्निंग। और इस चैनल पे हम मैथ्स और साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं और ये मेरा पहला वीडियो होगा इस चैनल पे। और इस पहले वीडियो में हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आप बोर्ड पे जैसा कि देख ही रहे होंगे लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही क्यों शुरू कर रहे हैं। तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपके क्लास 10th में ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल ही नया टॉपिक है, तो इसीलिए मैं इससे ही शुरू करने जा रहा हूँ। तो होप कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, मतलब इस वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपके पढ़ाई में, आपके क्लास वर्क में और घर पे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैं यहाँ पे जानकारी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ा सकता हूँ, वो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसा कि आप लोग इस बोर्ड पे देख रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने रखा है। तो इसमें दो फिगर मैंने लिया है, फिगर 1 और फिगर 2। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम इन दोनों फिगर्स को समझेंगे। फिगर्स में है कि यहाँ पे एक ये टावर है, ठीक है, ये एक टावर है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है जो टावर के टॉप को देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये डायरेक्टली यहाँ देखेगा इसको और ये सोच रहा है कि ये टावर कितना ऊंचा होगा। दूसरे फिगर में है कि एक घर है, बीच में एक रोड है और रोड के दूसरे साइड कार खड़ी हुई है, कार लगी हुई है। अब इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में एक और बच्चा यहाँ पे खड़ा है। ये यहाँ पे बैठे, मतलब यहाँ पे आकर के ऐसे देख रहा था, देखते देखते इसकी नजर कार पे पड़ी और यहाँ पे ऐसे देखा, देखते देखते सोच रहा है कि कार जो है मेरे बिल्डिंग से रोड के दूसरी तरफ कितनी दूरी पे है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ते हैं वो बिना किसी स्केल का बहुत लंबी लंबी दूरियों को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, रियल लाइफ में भी यूज होता है। प्लेन कितनी दूर पे उड़ रहा है तो हम लोग इंची टेप लेकर के थोड़ी ना जाते हैं वहां नापने। हम ग्राउंड बेसिस पर एक दूरी या एक डिस्टेंस ले लेते हैं और एंगल के बेस पर हम उस डिस्टेंस को माप लेते हैं, उस हाइट को मेजर करते हैं। तो इस फिगर में ही है कि यहाँ पे बच्चा जो खड़ा है सोच रहा है इसका टॉप ऑफ द जो मतलब ग्राउंड से टॉप का जो हाइट है वो कितना है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि भाई ग्राउंड पे ये कितनी दूरी पे खड़ा है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये टॉप का हाइट कितना होगा। तो देख रहे होगे आप कि जब भी ये बच्चा इस टावर को देख रहा है तो एज पर द रेज, किरण जो होता है हमारी आंखों से बहुत सारी रेज निकलती हैं या फिर रिफ्लेक्ट होकर के। तो रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों से रेज निकलती हैं तो मान लिया कि एक रेज यहां से ऐसे आया और एक यहाँ इसको देख रहा था, तो जो ट्राइंगल का एक फॉर्मेशन होता है, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्राइंगल कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, राइट ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसा, राइट ट्राइंगल का। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो इन दोनों एंगल्स के बेस पर हम इसके हाइट को निकाल सकते हैं या यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हाइट और डिस्टेंस, साथ ही साथ और भी चीजें हैं रेशियो निकालने के लिए, उसकी आगे हम बात करेंगे। अब आते हैं दूसरे फिगर में। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे देख रहा है, ये इसको यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमको तो ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन ये कितना डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे भी एक एंगल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और ओवरऑल देखा जाए तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है। और ये कैसा बन रहा है ट्रायंगल, यहाँ पे भी ट्रायंगल जो बन रहा है वो भी एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हम केवल एंगल और एक डिस्टेंस वैल्यू के साथ होने पर या एक डिस्टेंस वैल्यू रहने पर और एंगल के बेसिस पर, एंगल वैल्यू के बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हम किसी भी डिस्टेंस या किसी भी हाइट को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्पेस और इन द स्काई। मतलब कोई भी जैसे प्लेन उड़ के जा रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, या फिर किसी ट्री का हाइट जो है वो कितना है, क्योंकि ट्री का हाइट है या बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं जो लगा दिए गए, तो वो तो हमें पता होता है कि हमने लगाया है तो कितना हाइट का होगा। लेकिन रैंडमली अगर मैं देखूं और मैं पता करने की कोशिश करूं कि कितने हाइट का होगा, तो हम जहां पे खड़े हैं उसका डिस्टेंस कितना है और हम कितनी एंगल पे उस हाइट को देख रहे हैं, अगर ये हमें मालूम है तो हम उस टावर के हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी मेजरमेंट का, बिना किसी इंची टेप का। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारे जीवन में, हमारे डेली लाइफ में साइंटिफिक
फील्ड में भी, हर जगह, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका यूज है। तो उतना हमें नहीं अभी पढ़ना है, हमें फिलहाल इंट्रोडक्शन है आपका 10th लेवल का, तो हम उसी लेवल पे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेरा फिगर का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, आप इस वर्ड को ही देखिए, तो सबसे पहले इस वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम स्प्लिट करें इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स तो क्या आएगा, ट्राई, गोनो और मेट्री। ये लैटिन वर्ड, ग्रीक लैटिन वर्ड ट्राई, गोनो और मेट्रोन से बना है, मेट्रोन से, जिसका मतलब होता है कि ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्रॉन का मतलब ये होता है मेजर, मेजरमेंट या मेजर्स, ठीक है, मेजरमेंट, इसका मतलब ये होता है। यानी कि अगर इसका हिंदी मीनिंग भी देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो 3 एंगल मेजरमेंट, यानी कि अब 3 एंगल कहां आएगा भाई, तो ऑब्वियसली हमने देखा कि यहां फॉर्मेशन हो रहा है राइट ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्पेशलाइजेशन जो होता है वो राइट ट्राइंगल में स्पेशली पढ़ा जाता है। राइट ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप जो है उसी को पढ़ते हैं। जब उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं और उसी को पढ़ना है, उसी के मेजरमेंट्स को पढ़ना है। तो ट्राई एंगल मेजरमेंट है 3 एंगल्स। तो अब इसका नेम से ही, इसका जब जो नेम है उसके अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग पर ही हम देखें तो हमें ये मतलब पता चल जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो आइए इसका डेफिनेशन का बात करते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we study about the relationship between the sides and the angle of a right angled triangle is known as or called trigonometry। त्रिकोणमिति क्या है भाई, तो त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के उसके एंगल और उसके साइड्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो इसका मैं डेफिनेशन यहां पे ऐसे कर लिख दूं, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन हो जाएगा कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the relationship between the sides and the angles of a right angled triangle। ये आपका डेफिनेशन हो गया कि डेफिनेशन में अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि मैंने हिंदी में बताया, तो ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम स्प्लिट करें तो वर्ड के बेसिस पे इसका मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद हमने इसके हिंदी मीनिंग को भी जाना, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, तो इसको भी आप अलग अलग कर लो। त्रिकोणमिति यानी त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब एंगल्स होता है, मिति का मतलब मापना होता है। यानी जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स के रिस्पेक्ट में जब हम साइड्स का वैल्यू को मेजर करते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री है, वही त्रिकोणमिति है। और लैटिन वर्ड में इसको हम ट्राइगोनोमेट्रॉन बोलते हैं, इसी से मिलकर ये बना है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, तो इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते क्या है, तो इट इंक्लूड्स, यहां पे लिखेंगे इट इंक्लूड्स रेशियोज, formulas, identities, ratios, formulas, identities and functions and functions। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है,
तो रेशियोज होता है, रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं हमें अभी 10th लेवल पे जो पढ़ना है वो रेशियोज, फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज पढ़ना है। फंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे, 11th 12th में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। अब इसके बाद हम रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, पर रेशियोज के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक और पार्ट को फिर से रिकैप मोड में पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसका तो नाम आपने सुना होगा पहले से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम थोड़ा सा रिकैप करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका जो मेन थ्योरम है जहां पर h² = p² प्लस b², इसका भी बहुत यूज है ट्रिग्नोमेट्री में। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं, आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर हम इसके बारे में रिकैप में नहीं जानेंगे तो फिर हमें ये भी नहीं समझ में आएगा। तो अब हम इसके आगे पार्ट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी पढ़ना जरूरी है, तो आइए हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पहले पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है क्या? तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम का राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो बात आया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की और उसके साइड्स की, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, दैट मीन्स that third side is hypotenuse। तो पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा इसको फिगर से समझते हैं। तो लेट कंसीडर अ राइट ट्राइंगल। तो पहले हम एक राइट ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। तो राइट ट्राइंगल आपका देखिए ऐसे भी हो सकता है, ये एक हो गया, इसको बोल सकते हैं हम फिगर 1, ठीक है। और राइट ट्राइंगल हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। इसको ले लेते हैं फिगर 2। तो अब आपको देखने में लग रहा था कि सर ये दोनों तो राइट ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पे फिगर 1 और फिगर 2 कंसीडर करने का मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि हम देख रहे हैं कि ये जो वर्टिकल स्टैंड कर रहा है, वर्टिकल स्टैंड करने वाला जो साइड है फिगर 1 में, उसको आप देख रहे हो कि ज्यादा बड़ा है और हॉरिजॉन्टल स्टैंड करने वाला छोटा है। दूसरे फिगर में वर्टिकल स्टैंड करने वाला छोटा है और हॉरिजॉन्टल स्टैंड करने वाला साइड बड़ा है। तो यहाँ पे इस तरीके का 2 फिगर्स हमने कंसीडर किया है। तो सिर्फ इसलिए ये समझने के लिए कि साइड्स का अदर जो 2 साइड्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्टैंड कर रहा है और जो वर्टिकल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर स्टैंड कर रहा है, उसका लेंथ कुछ भी हो, कितना भी मेजरमेंट का हो, ये इट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है सिर्फ ये स्टेटमेंट। तो हमने ABC एक ट्राइंगल लिया है जिसमें B पर राइट एंगल बन रहा है, और फिगर 2 में ABC एक राइट एंगल लिया है, राइट ट्राइंगल लिया है जिसमें B पर भी, यहाँ पे भी B पे ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम ये कैसे पता करें कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा? तो याद रखिएगा 90 डिग्री से 90 डिग्री जिस भी वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है, किसी भी ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री जहां पे बन रहा है, उस वर्टेक्स पर परपेंडिकुलर कौन होगा? तो जो वर्टिकली स्टैंड करेगा, वर्टिकली का मतलब वो ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊपर नीचे की ओर खड़ा रहेगा जो साइड, वही कहलाएगा परपेंडिकुलर। अब इसका हाइट कुछ भी हो सकता है, ये हाइट इससे बेस से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। तो वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल वाले वर्टेक्स पर जो भी साइड वर्टिकली स्टैंड करेगा, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि स्मॉल p। और इसी वर्टेक्स पे जो भी साइड हॉरिजॉन्टल ऐसे स्टैंड करेगा, यानी इसका इस एंगल से एडजेसेंट साइड जो होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा,
इसको बोलेंगे हम बेस। और इसका भी क्या हाइट है, लंबा है, छोटा है, शॉर्ट, मतलब हाइट इससे इसका ज्यादा है या इससे इसका ज्यादा है, ये भी यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड जो होता है वो इस ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस कहलाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। अब सेम यहां पे भी वही रहेगा, ये कहलाएगा P, ये कहलाएगा B और ये कहलाएगा H। अब हम कंसीडर करते हैं लेट, तो फिगर ए के लिए लेट कर लेते हैं, लेट एंगल C इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है भाई? तो थीटा एक मैथमेटिकल सिंबल है जिसका यूज किया जाता है किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एंगल C का वैल्यू क्या था हमें नहीं पता था, तो इसीलिए हमने इसको मान लिया थीटा। और ये वाला एंगल ऑलरेडी क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको अगर हम थीटा मान रहे हैं तो अब यहां पे भी आता है कि थीटा के जस्ट सामने वाला साइड है ना, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज नॉन एज परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड, इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज नॉन एज या इज टू बी कॉल्ड बेस। इससे भी आप समझ सकते हैं कि किसको हम बेस मानेंगे और किसको परपेंडिकुलर मानेंगे। तो ये तो बात हो गया कि सर थीटा यहां पे रहेगा तब हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे और इसको बेस मानेंगे, लेकिन अगर यही थीटा यहां ना रह करके यहां आ जाए तो देखिए, इसीलिए मैंने इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर रखा है। यहां पर है ए, लेकिन इस फिगर में मैंने इसको ले लिया है सी। तो ये फिगर को ऐसे स्टैंड कर सकते हैं या ऐसे भी स्टैंड करेंगे। तो अगर ये थीटा यहां चला है, मान लो सपोज कर लो कि ये सी पर थीटा ना रहे, थीटा को कंसीडर किया जाए एंगल ए के लिए, तो फिर एंगल ए के हिसाब से जो थीटा के सामने आएगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, और इसी एंगल के रिस्पेक्ट में जो इससे एडजेसेंट होगा वो कहलाएगा बेस। तो हम इस फिगर में थीटा इसको लेते हैं और इस फिगर में भी थीटा इसी को लेते हैं, क्योंकि यहां पे एंगल ए आ जाएगा, तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो ओवरऑल पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में ये जानना है सिंपली सा कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर तथा बी स्क्वायर के समेशन के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे थीटा हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके डेफिनेशन में कि ट्रिग्नोमेट्री का जो डेफिनेशन है उसमें ये हमने पढ़ा है कि एंगल और साइड्स के रेशियो के बीच, यानी रिलेशन के बीच को जब हम फाइंड आउट करते हैं उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो इसीलिए थीटा का यहाँ आना जरूरी है। और थीटा क्या है, थीटा, फाई, साई, ये जितने भी सिंबल्स हैं, डेल्टा हो गया, लैम्डा हो गया, ये सारे के सारे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जिसको हम किसी कहीं पे साइड्स को, कहीं पे एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो थीटा इज जस्ट मैथमेटिकल सिंबल विच वी यूज टू रिप्रेजेंट द एंगल। तो अब इसके बाद हम आते हैं कि भाई ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऐसा कोई भी तीन नंबर आएगा, ऐसा कोई भी तीन नंबर आएगा जो इस स्टेटमेंट को हमेशा फुलफिल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 5, 12 और 13। अब इस नंबर के सेट को, ये तीनों नंबर जब इकट्ठा एक साथ ले रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इसमें से जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, सबसे बड़ा जो बिगर नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो बाकी दो बचे हुए नंबर्स के स्क्वायर के समेशन के इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। 144 और 25 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169। तो देखो ये भी बराबर और ये भी बराबर, ये दोनों इक्वल हो गया। तो इसीलिए हम ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज होने वाला है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो इसीलिए मैंने इसको रिकैप मोड में पढ़ा दिया कि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत ना आए, क्योंकि
बेसिकली जो हम या मेनली अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना किसमें है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है हमें राइट एंगल ट्रायंगल में। अब पाइथागोरस थ्योरम किसमें होता है, तो वो भी मेनली राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनका वैल्यू, उनका रेशियो वैल्यू सारा का सारा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे थे पाइथागोरस थ्योरम का। तो एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स is equal to the square of hypotenuse which is the largest side of any right angle triangle। जो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लार्जेस्ट साइड जो होता है वही होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के समेशन के इक्वल हो जाएगा। समेशन का मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए, पहले दोनों का स्क्वायर ले लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, और जब ऐड करिएगा तो जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा उसका स्क्वायर का इक्वल आ जाएगा। तो ये था आपका समरी छोटा सा शॉर्ट में। और बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आप थीटा जो कंसीडर करते हैं, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो किसी भी एंगल को मान सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जिस भी एंगल को थीटा माने, अगर इसको मान रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो इसके सामने वाला साइड। और बेस कौन कहलाएगा, इसका एडजेसेंट जो होगा वो, यानी इस एंगल का से सटा हुआ साइड जो होगा वो बेस कहलाएगा। अगर यही थीटा यहां होता तो फिर इसके सामने ये वाला साइड होता तो ये कहलाता परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड एडजेसेंट हो जाता तो ये कहलाता बेस। ये याद रखना है कि थीटा को कंसीडर किया कहां जा रहा है, यहां पे किया जा रहा है या यहां पे किया जा रहा है। क्योंकि अगर यहां पे 90 डिग्री है तो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेंगे दोनों एक दूसरे के। पर बेस किसको माने, परपेंडिकुलर किसको माने, इसमें कंफ्यूजन हो तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, या फिर इसको भी याद रखना है। लेकिन हम नॉर्मली जो करते हैं कंसीडर वो 90 डिग्री एंगल के हिसाब से करते हैं। पर चूंकि यहाँ पे थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है, हमें ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम को भी इंटरलेट करके पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे, कंसीडरेशन जो होगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस का, वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। दैट इज ऑल। तो अब हम पढ़ेंगे टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेशियोज। सबसे पहले तो समझना है कि रेशियो क्या होता है। तो हम 7 और 8 क्लास से पढ़ते आए हैं कि रेशियो जो होता है, जब हम कोई भी दो सेम क्वांटिटी लेते हैं और उस दोनों सेम क्वांटिटी को फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखते हैं, और जब उस फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करते हैं या रिड्यूस करके उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो फिर वही रेशियो कहलाता है। वैसे ही हमें रेशियो यहाँ पे निकालना है किसका, एंगल के रिस्पेक्ट में राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो साइड्स हम लेंगे उन दोनों साइड्स का रेशियो निकालना है, और इसी को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी टी रेशियोज। जैसे अगर आप देखते हो कि पहले हम रेशियो में क्या पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए कि सेम क्वांटिटी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर और इसके नीचे लेते हैं 18 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम रिड्यूस करना चाहें, क्योंकि ये दोनों तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, अब इसको रिड्यूस करना चाहे तो रिड्यूस क्या आएगा, तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बचा गया यहाँ पे। तो इसमें से जो भी कॉमन होगा उसको भी हम टर्मिनेट कर देंगे। तो कॉमन जो इसका फैक्टर है उसको टर्मिनेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है, इससे सिंपलेस्ट तो हो नहीं सकता है, तो हम क्या बोलते हैं कि यही इसका रेशियो क्या हो गया, 2:3। इसी तरीके से जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो वैल्यू आएगा वो इसी फॉर्म में लास्ट में आएगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं देयर आर, यहाँ पे लिखते हैं देयर आर 6 टी रेशियोज। कितने हैं टी रेशियोज, तो 6 हैं। कौन कौन सा, तो यहां पे हो जाएगा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ये 6 रेशियोज जो हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट, ये इसका फुल नेम है। इसी को शॉर्ट में इसको इतना, इसको इतना, इसको केवल इतना, इसको इतना
और इसको इतना और इसको केवल शॉर्ट में ऐसे हम कंसीडर करते हैं, तो यही बन जाता है एस आई एन साइन, ये बन जाएगा कोसाइन ही बन जाएगा सी ओ एस कॉस, टेंजेंट बन जाएगा टेन, को टेंजेंट बन जाएगा कॉट, सेकेंड जो बन जाएगा वो बन जाएगा सेक, और को सेकेंड ही बन जाएगा कॉसेक। ये इस तरीके से हम इसका नाम नेम जो है कंसीडर करते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो यही 6 रेशियो हैं, और इन 6 रेशियो को हम किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये 6 रेशियो बन गए जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। अब इनका जो रिलेशन है, ये 6 रेशियो का जो रिलेशन है इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइड्स के साथ, वो क्या है, तो देखिए साइन थीटा का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन आएगा P बाई एच का। P बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये इसका रेशियो बन गया। कॉस थीटा का जो रेशियो बनेगा वो B बाई एच होता है, यानी B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। tan का जो बनता है रेशियो वो होता है P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉट का, तो कॉट का उल्टा हो जाएगा, इसका हो जाएगा B बाई पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद आते हैं सेक का। तो सेक का देखेंगे तो सेक जो होता है इसका हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी कि इसको बोलेंगे H बाई बी, H बाई बी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक का हो जाता है H बाई पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए साइन थीटा का रिलेशन जो होगा वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसके साथ होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ होगा। किस फॉर्म में होगा, तो इस फॉर्म में होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर जो होगा वो न्यूमरेटर के फॉर्म में रहेगा और हाइपोटेनस का जो वैल्यू जाएगा वो डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा। अब फिर उसके बाद आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, जैसे वैसे ही है। मान लीजिए कि हो सकता है किसी का परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर हो और हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर हो, तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं और एज इट इज जैसा है वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में रहता है। कॉस थीटा जो है ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होगा, जो रिलेशनशिप होगा, वो किस किस साइड्स के साथ होगा, तो बेस और हाइपोटेनस के साथ होगा। किस फॉर्म में होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के फॉर्म में होगा। tan थीटा का रेशियो का जो वैल्यू होगा वो किसके जो रिलेशन होगा वो किस किस के साथ होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ होगा। किस फॉर्म में होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्म में रहेगा, यानी परपेंडिकुलर को आप न्यूमरेटर की जगह कंसीडर करिए और बेस को एज अ डिनोमिनेटर कंसीडर कर लीजिए और फिर आपका रेशियो सामने आ गया। अब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो जैसे है वैसे ही उसको लिख दीजिए, वो भी सही है। कॉट थीटा का जो रिलेशनशिप दो साइड्स के होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के साथ होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बात ये है देखने वाला कि tan का जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉट। tan का वैल्यू देखिए p बाई बी है, कॉट का क्या हो जाएगा b अपॉन p, यानी b ऊपर चला जा रहा है और p नीचे आ जा रहा है। यानी यहां पे हमें क्या करना है कि कॉट में बेस को एज अ न्यूमरेटर कंसीडर करेंगे और परपेंडिकुलर को डिनोमिनेटर, फिर उसके बाद जो रेशियो आया वो बन गया। सेक को देखिएगा तो इसका जो रिलेशनशिप है वो है हाइपोटेनस और बेस का। किस फॉर्म में, तो हाइपोटेनस बाई बेस के फॉर्म में। और इसको आप देखिए सेक जो है वो किसका उल्टा है,
कॉस का उल्टा, यहां देखिए आप बी बाई एच और सेक का रिलेशनशिप एच बाई बी। वैसे ही कॉसेक को जब आप देखेंगे तो कॉसेक का जो रिलेशनशिप है टी रेशियोज में विथ रिस्पेक्ट टू टी, दो साइड्स के साथ, वो कौन से साइड्स हैं, तो वो है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। लेकिन किस फॉर्म में है, तो एच अपॉन पी के फॉर्म में, यानी हाइपोटेनस एज अ न्यूमरेटर यहां रखेंगे और परपेंडिकुलर को एज अ डिनोमिनेटर रखेंगे। और ये किसका उल्टा है, तो देखिएगा आप, ये जस्ट उल्टा है साइन का। साइन को आप देखिए पी बाई एच के फॉर्म में है, कॉसेक क्या है, एच बाई पी के फॉर्म में है। तो इस तरीके से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका रिलेशनशिप इस तरीके से जाता है। और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यही 6 रेशियो इसी फॉर्म में आपको पढ़ने हैं। यही मेन फॉर्मूला हो गया आपका टी रेशियो से रिलेटेड कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो पी अपॉन बी, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बी अपॉन पी, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो एच अपॉन बी, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो एच अपॉन पी। इस तरीके से यही 6 अभी फिलहाल आपका टी रेशियो का जो पहला एक्सरसाइज आएगा उससे रिलेटेड इतना ही 6 है, यही 6 टी रेशियोज हैं। और आपको इसको थोड़ा सा हम याद रखने का एक अलग तरीका बता देता हूं मैं आपको। वो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक बॉक्स बना लीजिए, ऐसे बॉक्स बना लीजिए और इस बॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके, और यहां ऐसे 2 मतलब 3 रो, 3 कॉलम और 2 रो बना लीजिए। अब इसमें हम लिखेंगे P, P, B और P। यहां पे हो जाएगा H, H और B। अब ये किसका काम कर रहा है, तो ये ऑब्लिक का काम करेगा। ये बीच वाला जो लाइनिंग है ये ऑब्लिक का काम करेगा, और ये ऊपर न्यूमरेटर वाला और ये नीचे डिनोमिनेटर है। तो यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां पे S, यानी यहां पे साइन लिख देते हैं, साइन कॉस टेन। इसका फॉर्मेशन कैसे है, तो इसका फॉर्मेशन जो है अपसाइड डाउन है। अपसाइड डाउन का मतलब ऊपर से नीचे का, यानी पहले इसको कंसीडर करना है फिर इसको कंसीडर करना था। यानी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू तो अपसाइड डाउन है ये, तो बी बाई एच, टैन थीटा का वैल्यू तो पी बाई बी। अब यहां पे हम इसको लिख देते हैं, यहां नीचे से देखिए, अब इसको लिखते हैं कॉट थीटा, यहां लिखते हैं सेक थीटा, और इसको लिखते हैं कॉसेक थीटा। अब नीचे वाले को कैसे लेना है, तो इसको नीचे वाले को लेना है डाउन साइड अप, यानी कि डाउन से मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, कैसे, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b अपॉन पी, यानी b पहले, यानी b को न्यूमरेटर के जगह पे लेना है इसके लिए, और p को नीचे यहाँ पे एज अ डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेना है। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो h बाई बी, कॉसेक थीटा का वैल्यू h बाई पी। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है, इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आप इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद में ऊपर में क्या आ गया, साइन कॉस टेन, और नीचे में सी सी मतलब कॉट सेक और कॉसेक थीटा, यानी एस सी टी और सी एस सी, सी एस सी, एस सी टी, तो क्या हो जाएगा पी 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 बी पी एच एच बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लीजिए बॉक्स बना करके, या अगर आपको अलग अलग याद हो रहा है तो आप इसको अलग अलग इसी फॉर्म में याद कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा याद करने में या इसको माइंड में रखने में ज्यादा मतलब ये नहीं है टफ कि आप नहीं कर पाएंगे इसको, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और यही टी रेशियोज पे आपके एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगे, मतलब आपका एक्सरसाइज जो पहला है वो स्टार्ट होगा। तो इस पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि कैसे मतलब टी रेशियोज का इस्तेमाल करके हम कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए अब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब सॉरी एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं लेकिन एग्जांपल लेने से पहले इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाई एच, तो इसी का जस्ट उल्टा कौन हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एच बाई
पी। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच, यानी बी बाई एच है। और इसी का जस्ट उल्टा कौन होता है, तो सेक। सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जस्ट इधर नीचे से ऊपर जाएगा तो एच बाई बी। इसी तरीके से tan थीटा का वैल्यू जो होता है p बाई बी होता है। और इसी का tan का जस्ट उल्टा या इनवर्स बोल सकते हैं, कौन है, टी रेशियो में, तो cot थीटा है। cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा b अपॉन p। देखिए आप यहाँ वाइस वर्सा का यहाँ पे एक सिंबल भी मैंने दे दिया है कि sin थीटा का वैल्यू तो पहले p बाई एच, और अगर cosec थीटा का वैल्यू लेना होगा तो h बाई p, यही जस्ट उलट जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे रहेगा, आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि इट इज गिवन दैट in a right angle triangle ABC AB equal to 15 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BC जो है आपका AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और BC जो है आपका वो है 3 सेंटीमीटर। एंड एंगल B बराबर इक्वल टू आपका दिया रहेगा, नहीं, एंगल C बराबर आपका दिया रहेगा 90 डिग्री। तो फाइंड ऑल द टी रेशियो, फाइंड ऑल द टी रेशियो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, टाइप्स आपके अलग हो सकते हैं, पर ओवरऑल देखा जाए तो आपको निकालना सब में टी रेशियो ही होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स, पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने पर हम देख रहे हैं कि एंगल सी पर 90 डिग्री है, तो यानी इसको ले लेते हैं ए, ई हो गया बी और ये हो गया सी। ले लिया हमने, सी पर 90 डिग्री बन गया। अब इसमें दिया हुआ है क्या, ए बी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। बीसी कितना है, तो बीसी है आपके यहाँ 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एसी है नहीं, लेकिन टी रेशियो निकालने के लिए तो हमको तीनों चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए और हाइट भी, हाइपोटेनस भी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए अब यहाँ पे हाइपोटेनस कौन बन गया, तो 90 डिग्री की जस्ट सामने वाला साइड हाइपोटेनस बन जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में। तो कई बार आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिया रहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे हो सकता है कि दोनों का दे दे, तो हम आपको दोनों पे दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने इसलिए नहीं लिखा है किसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो केस 1 लेते हैं कि इट इज गिवन दैट इन अ ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 5, BC इक्वल टू इतना एंड C इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड आउट ऑल द टी रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A। अब एंगल A के रिस्पेक्ट में हमें 6 के 6 रेशियो को निकालना है। तो यानी एंगल A के रिस्पेक्ट में जब हमको 6 रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये थीटा मान लेंगे। लेट एंगल A इक्वल टू थीटा, लेट कर लिया, थीटा मान लिया। अब हमारे पास हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर इसको अब हम चूंकि इसको थीटा मान लिए हैं हम लोग, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस हो जाता है। तो हमें बेस निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से डिराइव्ड फॉर्म्स में अगर आप देखिएगा तो 2 फॉर्मूलाज और निकलते हैं, बी को यहीं छोड़ देते हैं और पी को इधर रिप्लेस करते इधर ले आते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला बन गया ऐसे, और इसी तरीके से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी से डिराइव फॉर्म ये भी है कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहां पर p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बेस पर इस फॉर्म पे, इस फॉर्मूला पे हम ये वाला साइड निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए ऐसे निकलेगा कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी यहां पे हो जाएगा 25 और माइनस ये हो जाएगा 9, आएगा कितना 16। तो अंडर रूट 16 जो होता है यहां से आएगा प्लस माइनस 4, तो यहां पे कंसीडर करेंगे हम प्लस 4 को, क्योंकि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए हम प्लस 4 ले लिए, यानी यहाँ पे आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हमें निकालना क्या है, टी रेशियो निकालना है।
तो बारी बारी लिखेंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा के यानी किसको मान रहे हैं, एंगल ए। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, तो ये। तो साइन ए अगर ऐसे माने, साइन ए क्योंकि एंगल ए के रिस्पेक्ट में लेना था ना, तो साइन ए ले लेंगे। तो साइन ए जैसे ही लेंगे तो P बाई एच होगा, और P बाई एच यानी कि P कौन 3, H कितना 5, यही आपका हो गया आंसर। कॉस ए रखेंगे, कॉस ए यानी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है B अपॉन एच। अब बेस कौन है यहाँ पे, तो AC है यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो 4/5, ये भी आंसर हो गया आपका। टैन थीटा, तो टैन ए यानी थीटा मतलब ए, तो टैन ए जब लेंगे तो टैन ए इक्वल टू होता है P बाई बी, और P कौन है 3, P बाई बी होता है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे यहाँ नीचे हो जाएगा 4, ये भी आपका आंसर हो गया। और अगर आपने ये तीनों निकाल दिया है तो इसी को जस्ट आप रिवर्स कर दीजिएगा तो बाकी तीन भी निकल जाएंगे। कॉसेक ए अगर निकालना है, कॉसेक ए निकालना है, तो आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि कॉसेक ए क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। कॉसेक ए क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। कॉसेक ए को लेंगे तो कॉसेक ए जो है साइन का जस्ट रिवर्स होता है, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी h बाई पी, तो इसी को आप उलट के लिख दीजिए 5/3, ये आपका आंसर हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आप सेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक ए इसी को उलट देंगे ऐसे, तो h बाई बी हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा, ये भी आपका हो गया आंसर। और tan का उल्टा होता है जस्ट कॉट ए, तो कॉट ए का उल्टा हो जाएगा P बाई पी है, तो यहाँ पे हो जाएगा B बाई पी, और इसी को उलट करके 4/3, ये भी आंसर। इस तरीके से हमने एंगल ए के रिस्पेक्ट में 6 के 6 रेशियोज को निकाल लिया। अब एंगल्स हो सकता है कि यहाँ पे एंगल ए ना दे करके एंगल सी दे दे कि भाई एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालो, तब हमें क्या करना है, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में हमको थीटा सॉरी एंगल मान लीजिए ए के जगह पे बी दे देगा, तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में हमको थीटा लेना है, तो थीटा हम फिर इसको मान लेंगे, और जैसे हम इसको थीटा मानेंगे ना, ये जो बेस था ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर था ये बन जाएगा बेस, पर वैल्यू 5 और 3 के साथ आएगा इसका 4 सेंटीमीटर ही। बस इसके रिस्पेक्ट में जो हम परपेंडिकुलर इसको मान रहे थे इसके रिस्पेक्ट में, और बेस इसको मान रहे थे इसके रिस्पेक्ट में, एंगल बी के रिस्पेक्ट में, बस खाली उसका ये कन्वर्जन हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर जो था वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। और फिर इसके तो अगर हम देखिए यहाँ पे अगर बोले कि साइन बी, तो साइन बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ये है, बेस कौन है, ये, और हाइपोटेनस है, तो साइन बी बराबर भी क्या होगा, P बाई एच ही रहेगा। साइन का वैल्यू जो होता है, साइन का जो रेशियो होता है हमेशा P बाई एच के फॉर्म में ही रहता है, तो P बाई एच ही लिखेंगे। अब इस बार P का वैल्यू हम 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 4 लेंगे, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5, और यही आपका आंसर हो गया। कॉस थीटा का देखिए, तो कॉस थीटा भी होता है B बाई एच, बी इस बार इसके रिस्पेक्ट में B कौन है, तो इसके रिस्पेक्ट में B ये है, तो 3/5, हाइपोटेनस वही रहेगा। tan थीटा, तो tan B, और tan B के रिस्पेक्ट में P यही रहेगा, B यही रहेगा, तो P बाई B यानी कि 4/3, और ये आंसर। देखिए आप यहां देख रहे हैं कि साइन A था 3/5 था, लेकिन जैसे ही साइन B हमने लिया तो 4/5 हुआ, यानी चेंज कौन हुआ, यही दोनों में खाली चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में रहेगा तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये। दैट्स ऑल। यही आपका इसी तरीके से पहले एक्सरसाइज में रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो बनाने होंगे। इसके अलावा हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोसेंट रिलेशनशिप या फिर कोसेंट फार्मूला, है ना। इस तरीके से भी बहुत सारे कुछ फार्मूलाज हैं इसी पर, टी रेशियोज पर ही, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़िए और इसका एक्सरसाइज को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर बाद में मैं आपको उसको डाउट सेशन में उसको देख लूंगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।